नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम यह देखने जा रहे हैं कि कार्ट में ग्राहक को कैसे ऐड या फिर टैग किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे ही मैंने दुकान खोली है, एक नया ग्राहक आया है। उस ग्राहक को ऐड करने के लिए हम या तो इस प्लस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर दाएं निचले कोने पर कीबोर्ड शॉर्टकट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ग्राहक को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। इस सूची में हम वे सभी शॉर्टकट देख सकते हैं जिनका उपयोग इस कार्ट अनुभाग पर किया जाता है। एक ग्राहक ऐड करने के लिए खोजें और यह Ctrl+N दिखाता है। आइए इस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं और अब इस सर्च बार में ग्राहकों का नाम दर्ज करते हैं। एंटर पर क्लिक करने पर यह ऐड कस्टमर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि वह एक नया ग्राहक है। आइए उसका मोबाइल नंबर दर्ज करें। अगर वह उसकी इन्फॉर्मेशन का खुलासा नहीं करना चाहता है तो हम इस क्रॉस आइकन पर क्लिक करके उसे रद्द कर सकते हैं और हम बिलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि उसने अपना विवरण प्रदान नहीं किया है, इसलिए वह एक ग्राहक रूप में हमारे स्टोर से ऐड नहीं होगा। इस प्रकार उसे कोई भी पुश ऑफर आदि जैसी सूचना नहीं मिलेगी और उसे हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधा का भी उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब मान लेते हैं कि वह अपनी जानकारी देने को तैयार है। उसका मोबाइल नंबर दर्ज करें और हम उसका ऑल्टरनेट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि ग्राहक की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना आवश्यक क्यों है। उसका संपर्क नंबर प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी पुश ऑफर जैसे स्टोर वाइड ऑफर, उत्पाद स्तर ऑफर या फिर सीजन वाइड ऑफर सीधे उसके नंबर पर भेजे जाएंगे। यह हमारे ग्राहक को हमारे स्टोर से चल रहे ऑफर्स के बारे में अपडेटेड रखेगा और वह ग्राहक आकर्षित होकर बार बार आकर हमारी दुकान पर खरीदी करेगा। यदि ग्राहक चाहता है कि ऑफर विवरण इस ऑल्टरनेट नंबर पर भेजा जाए तो हम बस इस चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं और हमारे स्टोर से सभी सूचनाएं इस नंबर पर भेजी जाएंगी। यदि आवश्यक हो तो हम ईमेल आईडी, GSTN नंबर, पता दर्ज कर सकते हैं और उसका विवरण सहेजने के लिए सेव पर क्लिक कर सकते हैं और बिलिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी ग्राहक को अनटैग करना चाहते हैं तो इस क्रॉस आइकन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। पहले से मौजूद ग्राहक को टैग करने के लिए हमें बस उसे खोजना होगा और जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसे चुनना होगा। एंटर दबाना होगा और वह टैग हो जाएगा। इस प्रकार आप ग्राहक को ऐड या फिर टैग कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम यह देखने जा रहे हैं कि कस्टमाइज क्विक ऐड में कैटेगरी कैसे चेंज की जाए और लूज आइटम्स को कैसे ऐड किया जाए। क्विक ऐड तक पहुंचने के लिए हम या तो नीचे दाएं कोने पर इस कीबोर्ड शॉर्टकट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और हम क्विक ऐड तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि Ctrl+Q है। क्या है इस फीचर की खासियत? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किराना मालिक को प्रमुख प्रकार के उत्पादों के साथ काम करना पड़ता है। एक पैकेज प्रोडक्ट्स है और दूसरा लूज प्रोडक्ट है। ऐसे लूज प्रोडक्ट्स का क्विक एक्सेस होने और बिलिंग को तेज करने के लिए यह सुविधा बनाई गई है। यहाँ हम कच्चे मसाले, सूखे मेवे, चावल इत्यादि जैसे विभिन्न श्रेणियाँ देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कस्टमाइज क्विक ऐड है, जिसका अर्थ है कि आपके पास किसी भी श्रेणी को ऐड करने या फिर हटाने का प्रावधान मौजूद है। आप केवल मिसलेनियस श्रेणियों के पास 3 बिंदुओं पर क्लिक कर सकते हैं। एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आप उन सभी श्रेणियों की सूची देख सकते हैं जो अभी मौजूद है। अगर आप किसी भी कैटेगरी को हटाना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी के ऊपर दाईं ओर क्रॉस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप किसी भी श्रेणी को खोज सकते हैं जिसे आप सूची में जोड़ना चाहते हैं, जिसके बाद आप श्रेणी को बाईं ओर से चुन सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं और इसे दाईं ओर ड्रॉप कर सकते हैं जहां मौजूद श्रेणियां मौजूद हैं, जिसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप अपडेटेड कैटेगरी लिस्ट देख पाएंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी कैटेगरी को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं लाल मिर्च ऐड करना चाहती हूँ। रॉ स्पाइसेस में जाकर टैब की पर क्लिक करें। पॉइंटर अब प्लस आइकन पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स ऐड किए जाएंगे वे रॉ स्पाइसेस की श्रेणी के होंगे। एंटर पर क्लिक करें और एक ऐड प्रोडक्ट विंडो पॉपअप होती है, जहाँ हम नए लूज प्रोडक्ट्स का विवरण दर्ज कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम बारकोड नंबर दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा यह उत्पाद सहेजे जाने के बाद स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। प्रोडक्ट का नाम कश्मीरी सूखी लाल मिर्च के रूप में दर्ज करें। कश्मीरी मिर्च के रूप में शॉर्ट नेम दर्ज करें।
यहाँ कैटेगरी और सब कैटेगरी पहले से ही बढ़ जाएगी क्योंकि हम क्विक ऐड में रॉ स्पाइसेस सब कैटेगरी से प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। आइए खरीद मूल्य जोड़ें, MRP, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक मात्रा, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट। और यहाँ हमारे पास 3 अलग अलग SP मौजूद हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नए ग्राहक के लिए 200 के रूप में SP1 हो सकता है जो कि MRP के समान है। नियमित ग्राहकों के लिए SP2 197 है। आपकी पसंद के अनुसार थोक खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए SP3 195 है। MBQ यानी कि मिनिमम बेस क्वांटिटी मान ले कि यह 10 है। अगला ROP है जो कि रीऑर्डरिंग पॉइंट है, इसे 5 एंटर करें। यह क्विक ऐड टॉगल बटन डिफ़ॉल्ट रूप से इनेबल्ड है क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को क्विक ऐड में ऐड कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो हम HSN कोड ऐड कर सकते हैं और GST दर, सेस दर चुन सकते हैं और इस लूज प्रोडक्ट को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अब यदि आप इस ऐड किए गए प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं तो एक्शन सेक्शन के अंतर्गत इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और आप आवश्यक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम इस प्रोडक्ट में कैमरे से या फिर किसी भी फोल्डर की मदद से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लें कि एक विशेष प्रोडक्ट उच्च मांग पर नहीं है और यदि आप इसे क्विक ऐड से हटाना चाहते हैं तो हम इस क्विक ऐड टॉगल बटन को डिसेबल कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। यह क्विक ऐड से गायब हो जाएगा लेकिन यह अभी भी हमारी माई स्टोर इन्वेंट्री में उपलब्ध रहेगा। इन्वेंट्री पर जाएं, उत्पाद खोजें, हम यहाँ उत्पाद देख सकते हैं। यदि आप क्विक ऐड टॉगल बटन को इनेबल करना चाहते हैं तो बस प्रोडक्ट नेम के पास इस एरो पर क्लिक करें। हमेशा किए गए परिवर्तनों को सेव जरूर करें। इन प्रोडक्ट्स को केवल एक क्लिक के साथ आसानी से हमारे कार्ट में ऐड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रॉ स्पाइसेस पर चलते हैं और प्रोडक्ट नाम के पास इस प्लस आइकन पर बस एक क्लिक के साथ यह हमारे कार्ट में ऐड हो जाएगा। यह क्विक ऐड फीचर हमारे मर्चेंट के लिए विशेष रूप से पीक आवर बिलिंग के दौरान बेहद मददगार होगा। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम बेस्ट ऑफर्स मॉड्यूल को कवर करेंगे। हमारे कार्ट में दाहिने निचले कोने की ओर हमारे पास बेस्ट ऑफर बटन है। हम या तो उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इस Ctrl+O शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो प्रोडक्ट्स जो कि बेस्ट ऑफर पर हैं वो देख सकते हैं। आइए देखें कि प्रोडक्ट्स को कैसे बेस्ट ऑफर सेक्शन में दिखाया जाता है। आइए इन्वेंट्री सेक्शन में जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट चुनें और प्रोडक्ट नेम के बाईं ओर स्थित एरो पर क्लिक करें। अब यदि आप इस प्रोडक्ट को ऑफर पर रखना चाहते हैं तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें। पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि SP1 MRP से कम हो। आइए इसे बदलें। दूसरा, एक्शन सेक्शन के तहत टीवी आइकन मौजूद है। बेस्ट ऑफर इनेबल करने के लिए उस पर क्लिक करें। यदि ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो प्रोडक्ट हमारे बेस्ट ऑफर अनुभाग पर प्रदर्शित होगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के लिए यह अत्यंत सरल है। हमें बस इस प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। हालांकि मैगी के लिए प्लस पर क्लिक करने पर यह टेबल पॉपअप हो जाती है। मतलब मेरे पास मैगी के 2 अलग अलग बैचेस हैं जिसमें से कोई भी चुन सकते हैं और प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और आसानी से उन्हें कार्ट में ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करने के विभिन्न तरीकों और बिलिंग कार्ट में मॉडिफिकेशंस करने के तरीके देखने जा रहे हैं। कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करने के 5 अलग अलग तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है बारकोड स्कैनिंग। अपने डिवाइस से बारकोड स्कैनर कनेक्ट करें और प्रोडक्ट्स के बारकोड को स्कैन करें और वे कार्ट में ऐड हो जाएंगे। यह बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट्स को ऐड करने का दूसरा तरीका है थ्रू क्विक ऐड। दाएं निचले कोने पर स्थित क्विक ऐड बटन पर क्लिक करें या क्विक ऐड ओपन करने के लिए बस Ctrl+Q शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। कैटेगरी का चयन करें, इसके तहत प्रोडक्ट्स चुनें और फिर कार्ट में ऐड करने के लिए उत्पाद की दाईं ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें। यदि आप कुछ फूड प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं जैसे कि 5 या 10 रुपए की चिक्की, तो बस आपको प्रोडक्ट डिटेल्स पूरी तरह से ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस क्विक ऐड के बाईं ओर इस फूड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। ज़रूरत पड़ने पर UOM बदलें, मात्रा, MRP, SP दर्ज करें और इसे कार्ट में ऐड करने के लिए क्लिक करें। तीसरा तरीका बेस्ट ऑफर है। क्विक ऐड के ठीक नीचे बेस्ट ऑफर पर क्लिक करें, बस प्लस पर क्लिक करें और फिर कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करें। चौथा तरीका है कस्टमर सजेशन। आइए एक ग्राहक ऐड करें।
आप बाईं ओर देख सकते हैं कि एक सजेशन पैनल है जो उन प्रोडक्ट्स की सूची दिखाता है जिन्हें इस ग्राहक ने खरीदी गई मात्रा के साथ सबसे अधिक बार खरीदा है। हम ऐड कॉलम के तहत इस आइकन पर क्लिक करके आसानी से कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है क्योंकि अधिकांश ग्राहक कुछ प्रोडक्ट्स नियमित रूप से खरीदते हैं। ग्राहक विवरण के ठीक नीचे इस टॉगल बटन पर क्लिक करके भी इस सजेशन लिस्ट को डिसेबल किया जा सकता है। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि यह सजेशंस नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उनके पास ट्रैक करने के लिए कोई परचेस हिस्ट्री नहीं होगी। पांचवा तरीका है थ्रू सर्च बार। सर्च बार का चयन करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+F का उपयोग करें और प्रोडक्ट बारकोड या प्रोडक्ट नेम टाइप करें। एक सजेशन लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस प्रोडक्ट को आप ढूंढ रहे हैं उसे चुनें और ऐड करने के लिए एंटर पर क्लिक करें। हमने कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करने के तरीके देखे हैं। अब देखते हैं कि बिलिंग कार्ट में मॉडिफिकेशंस कैसे किए जाएं। हम सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी जैसे कि MRP, SP, मात्रा आदि देख सकते हैं। अब टैब दबाने पर यह पहला प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है। टैब की दोबारा प्रेस करने पर MRP हाईलाइट हो जाता है। हम इस प्रोडक्ट के MRP को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या यह आवश्यक है? उदाहरण के लिए अब इन्वेंट्री पर जाते हैं जहां GDP सेक्शन में हमने आपके काम को आसान बनाने के लिए 1 लाख से अधिक प्रोडक्ट्स को प्रीलोड किया है। आपको बस इतना करना है, बस उस प्रोडक्ट का चयन करें जिसे आप अपने स्टोर में ऐड करना चाहते हैं। अब माई स्टोर पर आते हैं और हमारे द्वारा अभी ऐड किए गए प्रोडक्ट की खोज करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस केस में प्रोडक्ट का MRP 95 है, लेकिन जिस बैच का आपने स्टॉक रखा है उसकी कीमत 120 है। इसलिए हम यहाँ इन्वेंट्री में सीधे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा करने का समय नहीं है और आपका ग्राहक पहले से ही इस प्रोडक्ट के लिए बिलिंग काउंटर पर मौजूद है, तो उस स्थिति में हम यहाँ कार्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप MRP बदलें, SP खरीदी गई मात्रा जोड़ें। इस डाउन एरो पर क्लिक करने पर हमारे पास UM है जो कि इस मामले में PC है। हम SP को भी बदल सकते हैं। हम या तो सीधे यहाँ दर्ज करके ऐसा कर सकते हैं या हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं और इसमें से एक का चयन कर सकते हैं। यदि यह एक नया ग्राहक है तो हम इसे SP1 पर प्रोडक्ट दे सकते हैं। यदि यह फ्रीक्वेंटली विजिटिंग कस्टमर है तो हम उसे SP2 पर प्रोडक्ट दे सकते हैं और यदि यह बल्क परचेसिंग कस्टमर है तो हम अपनी पसंद के अनुसार SP3 पर प्रोडक्ट इसे दे सकते हैं। हम मात्रा भी बदल सकते हैं। एक्शन के तहत यह क्रॉस आइकन के द्वारा हम कार्ट से प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जहां हम प्रोडक्ट के नेम को बिल में कैसे दिखाना चाहते हैं इसे बदल सकते हैं और प्रोडक्ट पर छूट भी दे सकते हैं। प्रतिशत या फिर मूल्य चुनें, छूट राशि दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें और यह कार्ड पर दिखाई देगा। एक और उदाहरण लेते हैं। एक प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। आप देख सकते हैं कि उत्पाद का फॉन्ट रेड कलर में है और प्रोडक्ट के नेम के स्थान पर हमारे पास बारकोड की संख्या है। इसका मतलब है कि यह प्रोडक्ट हमारे GDP का हिस्सा नहीं है। हम आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं और इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके बारकोड नंबर को हटा दें और प्रोडक्ट नाम को दर्ज करें। यदि आपने सभी प्रोडक्ट के नेम के निचले दाएं कोने पर ध्यान दिया है तो हमारे पास लाल रंग में संख्याएं दिखती हैं। यह शेष स्टॉक मात्रा को दिखाती हैं। यह रियल टाइम स्टॉक जानकारी बिलिंग के दौरान बहुत ही जानकारी पूर्ण होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी प्रकार के बिल देखने जा रहे हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। आइए एक सामान्य नगद या फिर कैश बिल से शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने अपनी कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं। आइए चेकआउट पेज पर आते हैं, यानी कार्ट के दाईं ओर का हिस्सा। यहाँ पर हम ग्रॉस अमाउंट, इस बिल से की गई सेविंग्स और GST ब्रेकडाउन सकते हैं। डिस्काउंट सेक्शन में प्रतिशत या कीमत का चयन करके राशि का उल्लेख करके छूट भी प्रदान कर सकते हैं। यह राशि अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और यह नेट अमाउंट सेक्शन में दिखाई देगी। अब चलिए कैश फील्ड पर आते हैं। मेरे पास यहाँ अंतिम बिल राशि है। हम इसे किसी भी बिल के लिए एक इनवॉइस या फिर एस्टिमेट के रूप में मार्क कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डिलीवरी भी चुन सकते हैं। मान लीजिए ग्राहक नगद बिल पसंद करता है
इसलिए हमें बस सेव पर क्लिक करना है या फिर Ctrl+S दबाना है और हम इस बिल को ग्राहक को SMS के रूप में या फिर ईमेल के रूप में भेज सकते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि इन दोनों विकल्पों को तभी सक्षम किया जा सकता है जब किसी ग्राहक को आपने टैग किया हो। दूसरा है क्रेडिट बिल। चलिए कुछ प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए ग्राहक कहता है कि उसके पास इस समय भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, तब इस नगद क्षेत्र में राशि को 0 के रूप में आप दर्ज कर सकते हैं और बिल राशि क्रेडिट अनुभाग में आ जाएगी। यह हमारे ग्राहक मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा ताकि हम उसके बकाया को आसानी से ट्रैक कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने किसी ग्राहक को टैग नहीं किया है, इसलिए यह बिल सेव नहीं हो पाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट बिल बनाते हुए हम ग्राहक को टैग ज़रूर करें। तीसरे प्रकार का एडवांस पेमेंट बिल है। हमारे पास इस नगद क्षेत्र में बिल राशि मौजूद है। मेरे ग्राहक के पास चेंज नहीं है, इसलिए वह मुझे 500 रुपये का भुगतान करता है। अब शेष राशि जो मुझे ग्राहक को प्रदान करनी है वह चेंज सेक्शन में मौजूद है। चूँकि मैंने किसी ग्राहक को टैग नहीं किया है, इसलिए मुझे उसे शेष राशि प्रदान करनी होगी। लेकिन अगर हम ग्राहक को टैग करते हैं तो कस्टमर पेमेंट दिखाई देगा, जिसे इनेबल करने से चेंज सेक्शन में राशि खाली हो जाएगी और वह राशि हमारे ग्राहक के वॉलेट में ऐड हो जाएगी और वह उस वॉलेट अमाउंट का उपयोग अगली बार जब भी कोई खरीदारी करता है तो वह उपयोग कर सकता है। चौथा प्रकार वॉलेट भुगतान है। मान ले कि वही ग्राहक वापस आता है और अपनी अगली खरीदारी करता है। यहाँ बिल का नेट अमाउंट 185 है, लेकिन चूँकि हमारे ग्राहक के पास पहले से ही उसके वॉलेट में 100 रुपये हैं, यह स्वचालित रूप से उपयोग किया जाएगा और शेष 85 रुपये नगद क्षेत्र में दिखाई देंगे। अब ग्राहक को केवल शेष राशि का भुगतान करना होगा और बिल प्राप्त करना होगा। पांचवा प्रकार डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट वाले बिल हैं। सेव बटन के ठीक बगल में ऐड पेमेंट पर क्लिक करें। यह डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ हम भुगतान के तरीके देख सकते हैं: डिजिटल, कार्ड और चेक भुगतान। यदि कोई ग्राहक डिजिटल भुगतान करना चाहता है तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और इनमें से कोई भी विकल्प चुनें। यदि आवश्यकता हो तो राशि, लेन देन आईडी और विवरण भी दर्ज कर सकता है और फिर सेव पर क्लिक करें। हम कितने भी भुगतान जोड़ सकते हैं। अब कार्ड पेमेंट देख सकते हैं। क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड चुनें, दर्ज करें और लेन देन आईडी स्पेसिफाई करें और फिर सेव पर क्लिक करें। यहाँ नेट अमाउंट के ठीक नीचे हम इस बिल का भुगतान विभाजन देख सकते हैं। हम इस डिलीट बटन पर क्लिक करके किसी भी भुगतान को हटा भी सकते हैं। छठा पार्शियल कैश पेमेंट है। हम पार्शियल कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल भुगतान से कुछ राशि का भुगतान किया जाता है, इसलिए शेष राशि का भुगतान नकद के रूप में दिखाई देगा, या फिर हम कुछ राशि नकद के रूप में देख सकते हैं और शेष राशि क्रेडिट के रूप में भी दे सकते हैं। इस प्रकार कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम सेल्स कार्ट में पूरा बिल फ्लो देखने जा रहे हैं। पहले ग्राहक ऐड या फिर टैग करें, उत्पादों को स्कैन करें, MRP, SP, मात्रा मॉडिफाई करें। कोई भी विवरण जिसे आप बदलना चाहते हैं उसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी उत्पाद की खोज करें और उत्पाद विवरण मॉडिफाई करें। और मैं कार्ट में कुछ लूज प्रोडक्ट्स भी ऐड करना चाहती हूँ, तो बस क्विक ऐड का उपयोग करूँगी, श्रेणी का चयन करूँगी और प्लस पर क्लिक करके उन्हें आसानी से ऐड कर लूँगी। प्रोडक्ट के लिए लाइन आइटम डिस्काउंट भी दे सकती हूँ। आइए कुछ प्रोडक्ट्स को बेस्ट ऑफर से भी ऐड करें। अब मैंने अपने ग्राहक द्वारा खरीदे गए सभी उत्पादों को कार्ट में ऐड कर दिया है। यहाँ बाईं ओर उनके अक्सर खरीदे गए प्रोडक्ट्स उनकी परचेज हिस्ट्री के अनुसार सजेशन लिस्ट में दिखाई देंगे। इसलिए खरीदी के दौरान ग्राहक को याद दिलाया जा सकता है और उनसे पूछा जा सकता है कि क्या वह उन्हें बिलिंग के दौरान कार्ट में ऐड करना चाहते हैं। यह हमें एक अच्छा ग्राहक संबंध बनाए रखने में मदद करता है। अब जबकि मैंने सभी उत्पादों को कार्ट में ऐड कर लिया है, तो हम चेकआउट सेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। कार्ट सेक्शन के नीचे
हमारे पास कुछ अतिरिक्त विकल्प हैं। यह प्रिंट विकल्प तभी सक्षम होगा जब कोई प्रिंटर आपके सिस्टम से जुड़ा होगा और आप इस बिल को एक चालान या फिर एस्टिमेट के रूप में बना सकते हैं और आप इसे अपने ग्राहक के पसंद के अनुसार डिलीवरी के रूप में भी इनेबल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कार्ड के दाईं ओर का अनुभाग चेकआउट सेक्शन है। यहाँ आप अपने बिल की बाकी जानकारी देख सकते हैं। हम ग्रॉस अमाउंट, सेविंग्स और जीएसटी ब्रेकडाउन देख सकते हैं। आप ओवरऑल डिस्काउंट को दर या फिर प्रतिशत का चयन करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। अंत में हम उसे नगद बिल के रूप में बना सकते हैं, क्रेडिट बिल या फिर इसे पार्शियल कैश भुगतान के रूप में भी बना सकते हैं, या अपने ग्राहकों की सुविधा के अनुसार मल्टीपल पेमेंट मोड्स को भी ऐड कर सकते हैं। एक बार यह हो जाने के बाद हम बस सेव एंड इनेबल एसएमएस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप अपने ग्राहकों को डिजिटल बिल भेजना चाहते हैं, और यह ईमेल विकल्प भी तभी सक्षम होगा जब आपने अपने ग्राहक की ईमेल आईडी को स्टोर किया होगा और सेव करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। यह सब बिलिंग प्रक्रिया के बारे में है, जो कि सरल, आसान और तेजी से बिल बनाने में हमारी मदद करता है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आइए हम रिटर्न कार्ड फ्लो देखते हैं। कार्ड सेक्शन में हमारे पास दो प्रमुख सेक्शंस हैं। एक है बिलिंग कार्ड और दूसरा है रिटर्न कार्ड। कई बार हमारे ग्राहक कुछ प्रोडक्ट्स वापस करना चाहते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बिल करने के लिए हमारे पास रिटर्न प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक अलग कार्ड मौजूद है। उन प्रोडक्ट्स को स्कैन या फिर खोज किया जा सकता है जिन्हें रिटर्न करना है और उन्हें आप कार्ट में ऐड कर सकते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाते हैं तो हम MRP, SP जैसे प्रोडक्ट का विवरण बदल सकते हैं, मात्रा दर्ज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर UOM बदल सकते हैं और हम छूट भी प्रदान कर सकते हैं। ये सभी मॉडिफिकेशंस बिल के विवरण के अनुसार किए जा सकते हैं, इसलिए हम ग्राहक को अनावश्यक रूप से कोई अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं करेंगे। एक बार ऐसा करने के बाद हम चेकआउट स्क्रीन में नेट अमाउंट देख पाएंगे और वही राशि चेंज सेक्शन में नीचे मौजूद होगी। यदि ग्राहक को टैग नहीं किया गया है तो हमें ग्राहक को चेंज वापस करना होगा, लेकिन अगर हम किसी भी ग्राहक को टैग करते हैं तो कस्टमर पेमेंट ऑप्शन पॉपअप होगा। यदि हम इस विकल्प को इनेबल करते हैं तो चेंज राशि ग्राहक के वॉलेट में चली जाएगी, जिसका उपयोग वह अपनी अगली खरीदारी पर कर सकता है। हमारे पास इसे इनवॉइस के रूप में बनाने और बिल को सेव करने का विकल्प भी मौजूद है। हम इस बटन पर क्लिक करके या Ctrl+Delete दबाकर इस बिल को कैंसिल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम बिलिंग में मल्टी कार्ड का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। नियो बिलिंग सेक्शन के तहत मल्टीपल कार्ड प्रोविजन प्रदान करता है, इसलिए पीक आवर बिलिंग के दौरान हम बिलिंग को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि पहले ग्राहक के लिए आपने आधा बिल बना लिया है और उसके बगल वाले कस्टमर का बिल करने के लिए केवल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या पहला ग्राहक कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को लेना चाहता है और बिलिंग काउंटर पर और भी ग्राहक मौजूद हैं। ऐसे मामलों के लिए मल्टी कार्ड सबसे अच्छा समाधान है। हम उस मौजूदा कार्ड को होल्ड पर रख सकते हैं और कतार को आगे बढ़ाने के लिए बिलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें बस इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है या फिर Ctrl+T पर क्लिक करना है और एक नया कार्ड ओपन हो जाएगा। उस कार्ड तक पहुंचने के लिए हमें या तो उस पर क्लिक करना चाहिए या फिर टैब की दबाएं। एरो की पर क्लिक करें और फिर नई कार्ड पर आने के लिए एंटर दबाएं, या हम शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी कार्ड के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ हमें यह नोट करना होगा कि हम उसी ग्राहक को टैग नहीं कर सकते जिसे पिछली कार्ड में हमने टैग कर लिया है। तो चलिए ग्राहक को टैग करते हैं और जल्दी से प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। और एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यदि हम दोनों कार्ट में एक ही प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो स्टॉक की मात्रा अन्य कार्ट में भी स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ कार्ट 1 में एप्पल की मात्रा 32 किलोग्राम है। कार्ट 2 में जब मैं इस एप्पल को ऐड करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि दोनों कार्ट में स्टॉक की मात्रा 31 में बदल गई है।
इसे तीसरे कार्ट में ऐड करने पर भी यह सभी 3 कार्ट्स में घटकर 30 हो गई है। आइए इस आइटम को एक कार्ट में हटाने का प्रयास करें। अब शेष 2 कार्ट में स्टॉक मात्रा 31 के रूप में दिखाई जा रही है और हम बिल बना सकते हैं। इस तरह हम मल्टी कार्ट का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम बिल्स हिस्ट्री मॉड्यूल के बारे में देखने जा रहे हैं। इस पहले सेक्शन में हमारे पास एक टेबल है जहां हम कुछ महत्वपूर्ण विवरणों जैसे कि स्टेटस, बिल आईडी, ग्राहक फोन नंबर, नाम, बिल राशि के साथ किए जा रहे सभी बिल देख सकते हैं। यह क्रेडिट बिल है या नहीं और तारीख जिस दिन कब बिल बनाया गया था। हमारे पास बहुत से फिल्टर हैं जिन्हें इस टेबल पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम इनवॉइस आईडी, ग्राहक फ़ोन नंबर और नाम को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग क्रम में और बिल राशि को बढ़ते या फिर घटते क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर हम क्रेडिट और नॉन क्रेडिट बिलों को अलग अलग देख सकते हैं, या हम इस एरो पर क्लिक करके रीसेंट या फिर पहले बनाए गए बिलों को भी शीर्ष पर देख सकते हैं। स्क्रीन के टॉप पर हमारे पास एक फिल्टर विकल्प है जिस पर क्लिक करके हम इस दिन या इस सप्ताह या इस महीने के लिए किए गए बिलों को देख पाएंगे, या फिर हम सभी बिलों को एक स्पेसिफाइड डेट रेंज में देखने के लिए रेंज विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। हम किसी स्पेसिफिक ग्राहक के नाम या फ़ोन नंबर का उपयोग करके उसके बिल भी खोज सकते हैं, या हम उसकी इनवॉइस आईडी का प्रयोग करके भी बिल खोज सकते हैं। बेहतर दृश्य के लिए हम इस बटन पर क्लिक करके इस टेबल को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इस टेबल के अंत में हम स्पेसिफाइड फिल्टर के अनुसार दिनों की कुल संख्या और उन सभी बिलों से प्राप्त कुल राशि भी देख सकते हैं। यह रिटर्न बिल की राशि घटाने के बाद अंतिम राशि दिखाता है। इस टेबल का पहला कॉलम स्टेटस दिखाता है। यहाँ हम 2 अलग अलग आइकन देख सकते हैं। यह टिक भुगतान के लिए है। ग्रे टिक का मतलब है कि इस बिल की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और ग्रीन टिक का मतलब है कि बिल की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आइए क्रेडिट पर क्लिक करके और सभी क्रेडिट बिलों को एक साथ क्लब करें। यहाँ ट्रू का मतलब क्रेडिट बिल है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस बिल के लिए हमारे पास ग्रे टिक है और क्रेडिट के तहत ट्रू है, यानी यह एक क्रेडिट बिल है और इस बिल के लिए राशि का भुगतान अभी भी नहीं किया गया है। यहाँ इस बिल में हमारे पास ग्रीन टिक है और इसके नीचे क्रेडिट कॉलम है, यानी यह एक क्रेडिट बिल है लेकिन राशि का भुगतान कर दिया गया है क्योंकि इस क्रेडिट ट्रू है। हमारे लिए उन क्रेडिट बिलों को ट्रैक करना आसान होगा जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। दूसरा आइकन डिलीवरी रिप्रेजेंट करता है। यह आइकन उन बिलों पर देखा जा सकता है जिन्हें डिलीवर्ड के रूप में मार्क किया गया है। अगर यह आइकन ग्रे रंग में है तो इसका मतलब है कि यह अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। एक बार इसकी डिलीवरी हो जाने के बाद हम बस इस ग्रे आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप पूछता है कि क्या आप इस बिल को डिलीवर के रूप में मार्क करना चाहते हैं। कंफर्म पर क्लिक करने पर यह आइकन ग्रे कलर से ग्रीन कलर में बदल जाता है, जिसका अर्थ है कि यह बिल डिलीवर कर दिया गया है। अब किसी भी बिल पर क्लिक करने पर हम उस बिल की विस्तृत जानकारी यहाँ नीचे देख सकते हैं। हम उन सभी प्रोडक्ट्स की सूची देख सकते हैं जिन्हें उनके नाम, मात्रा, यूओएम, एमआरपी, बिक्री मूल्य के साथ खरीदा गया है और अंत में हम प्रोडक्ट्स की कुल संख्या और कुल बिल राशि भी देख सकते हैं। इस सेक्शन के दाईं ओर हम उस तारीख को देख सकते हैं जिस दिन यह बिल जनरेट किया गया था। ग्रॉस राशि, नेट राशि, कुल जीएसटी और भुगतान नगद या फिर डिजिटल भुगतान या वॉलेट भुगतान के रूप में विभाजित है और ऐसा भी देखा जा सकता है। हमारे पास इस बिल को इनवॉइस में बदलने या इसे डिलीवरी के रूप में बनाने या इसे फिर से प्रिंट करने की सुविधा भी मौजूद है और यदि ग्राहक इस बिल को दोबारा जांचना चाहता है तो आप उसे किसी भी समय एक एसएमएस या ईमेल भी भेज सकते हैं। यदि यह विशेष बिल एक नॉन क्रेडिट मेमो बिल है तो हम ज़रूरत पड़ने पर उस विशेष बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। चालान और क्रेडिट बिल को डिलीट नहीं किया जा सकता। हमारे पास मेमो बिल को बल्क डिलीट करने का विकल्प भी मौजूद है। हमें बस इस डिलीट बटन पर क्लिक करना है या फिर Ctrl+ डिलीट दबाना है। हमने इस बिल्स हिस्ट्री मॉड्यूल के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम कस्टमर मॉड्यूल की कुछ बुनियादी विशेषताओं के बारे में देखने जा रहे हैं। इस टेबल में
उन सभी ग्राहकों की सूची है जो हमारे स्टोर का हिस्सा हैं। हम उनके विवरण जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, ड्यू राशि जो उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं की है और जिस तारीख को वे बनाए गए थे उन्हें भी देख सकते हैं। बेहतर दृश्य के लिए हम इस बटन पर क्लिक करके इस टेबल को एक्सपैंड भी कर सकते हैं और हम ग्राहकों की कुल संख्या और उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल ड्यू राशि भी देख सकते हैं। हम यहाँ ग्राहकों का नाम या फिर फ़ोन नंबर दर्ज करके उन्हें खोज सकते हैं। हमारे पास फिल्टर भी है जिन्हें टेबल पर लागू किया जा सकता है, अर्थात हम ग्राहकों को उनके नाम से असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। यही नहीं, हम फ़ोन नंबरों को भी सॉर्ट कर सकते हैं। बढ़ते या फिर घटते क्रम में ड्यू राशि को भी सॉर्ट कर सकते हैं, या हम इस एरो पर क्लिक करके लेटेस्ट या पहले बनाए गए ग्राहक को शीर्ष पर देख सकते हैं। अब अगर मैं एक ग्राहक पर क्लिक करती हूँ तो मैं उस ग्राहक की विस्तृत जानकारी इस दूसरे सेक्शन में देख पाऊंगी जो कि टेबल के ठीक नीचे मौजूद है। हम ग्राहकों का नाम, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देख सकते हैं, कुल ड्यूज जो उन्हें भुगतान करना है और यहाँ उनके फ़ोन नंबर के ठीक बगल में रिमाइंड नामक एक विकल्प भी मौजूद है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करती हूँ तो ग्राहकों के नंबर पर एक ऑटो जनरेटेड मैसेज भेजा जाएगा जो उन्हें उनके बकाया राशि के बारे में याद दिलाएगा। यदि ग्राहक अपना बकाया तुरंत चुकाना चाहता है या एडवांस पेमेंट करना चाहता है तो वह भी किया जा सकता है इस पे बटन पर क्लिक करके। यह कुल ड्यू राशि के तहत भुगतान की जाने वाली शेष राशि को स्वचालित रूप से अपडेट कर देगा। दूसरे ग्राहक पर क्लिक करते हैं। इस ग्राहक का कोई बकाया नहीं है। इस प्रकार नाम के तहत कुल देय राशि यानी कि ड्यू राशि के बजाय हमारे पास वॉलेट नामक एक विकल्प होता है। अब यदि ग्राहक एडवांस पेमेंट करना चाहता है तो बस राशि दर्ज करें और टिक पर क्लिक करें। हम उस राशि को उसके वॉलेट में जमा होते हुए देख सकते हैं। इस समरी के तहत हम इस ग्राहक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि वह प्रति माह एवरेज कितने स्टोर विजिट करता है, उन्होंने अब तक कुल स्टोर विजिट कितने किए हैं और औसत बिल मूल्य प्रति माह कितना बना है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह ग्राहक हमारे स्टोर के लिए कितना कीमती है। हमारे पास पिछले 3 महीनों में बेहतर समझ के लिए खर्च की गई औसत राशि का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। इसके ठीक आगे हमारे पास इस ग्राहक द्वारा खरीदे गए शीर्ष 5 उत्पादों के साथ साथ उसके द्वारा खरीदी गई मात्रा भी मौजूद है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमारे ग्राहक किस प्रकार के उत्पाद सबसे अधिक बार खरीदते हैं। इसके अलावा हम एक नया ग्राहक भी ऐड कर सकते हैं। यह या तो बिलिंग कार्ट में किया जा सकता है, जैसा कि कस्टमर एडिंग टैगिंग वीडियो में दिखाया गया है, या फिर उन्हें इस कस्टमर मॉड्यूल से ऐड किया जा सकता है। हम उसका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, ग्राहक का नाम, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम उस फॉर्मेट को भी देख सकते हैं जिसमें जीएसटी नंबर दर्ज किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पता करें और उसके विवरण को बचाने के लिए सेव पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि नया ग्राहक टेबल में ऐड हो गया है। यदि हम ग्राहक विवरण में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें उस ग्राहक के नाम पर क्लिक करना होगा और हम इस टेबल के नीचे उस ग्राहक की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। हम केवल विवरण पर क्लिक कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर को छोड़कर जो भी जानकारी बदलने की आवश्यकता है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। यदि हम किसी ग्राहक को किसी भी कारण से डिसेबल करना चाहते हैं तो इस टॉगल बटन पर क्लिक करके ऐसा भी कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि डिसेबल्ड ग्राहकों का नाम लाल रंग में दिखाई देगा और इस डिसेबल्ड ग्राहक को कार्ट में टैग नहीं किया जा सकता है। ग्राहक मॉड्यूल में वॉलेट और बिल नामक 2 और सेक्शंस हैं जिनकी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम कस्टमर मॉड्यूल में बिल्स और वॉलेट फीचर के बारे में देखने जा रहे हैं। बिलों के अंतर्गत हम उन सभी बिल लेन देन को देख सकते हैं जो किसी विशेष ग्राहक द्वारा किया गया है। हम इसे 1 महीने के हिसाब से देख सकते हैं। हम उस तारीख को देख सकते हैं जब यह बिल बनाया गया था, चालान आईडी,
इस पर क्लिक करने पर हम बिल का पूरा विवरण ठीक उसी तरह देख सकते हैं जैसे हम बिल मॉड्यूल में देखते हैं, और हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं जो बिल मॉड्यूल से किए जा सकते हैं। हम उस बिल में सभी उत्पादों की सूची और उसके विवरण जैसे चालान आईडी, उत्पाद का नाम, मात्रा, यूओएम, एमआरपी और एसपी भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हम बिल की संपूर्ण जानकारी और इसके लिए किए गए भुगतान मोड देख सकते हैं। हमारे पास इस बिल को हटाने का विकल्प भी मौजूद है क्योंकि यह एक मेमो बिल है और हम इसे इनवॉइस में भी बदल सकते हैं या हम प्रिंट कर सकते हैं या फिर डिलीवरी भी मार्क कर सकते हैं। हम इस बिल की कॉपी को एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा ग्राहक तक भेज सकते हैं। हम बिल राशि, क्रेडिट राशि देख सकते हैं, चाहे वह डिलीवरी बिल हो या नहीं, और ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने पर हम भुगतान प्रकार देख सकते हैं जो कि करंट या फिर एडवांस है, और भुगतान मोड यदि नकद, क्रेडिट या फिर डिजिटल भुगतान हो तो वो भी देख सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। सबसे पहले कार्ट में आते हैं और इस नए ग्राहक के लिए नकद बिल बना लेते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। आइए कस्टमर मॉड्यूल पर वापस आते हैं। यहाँ हम वह बिल देख सकते हैं जो हमने अभी बनाया है। हम देख सकते हैं कि बिल राशि, क्रेडिट राशि 0 है। हमने डिलीवरी मार्क नहीं किया है इसलिए यहाँ N मौजूद है, और लेन देन के तहत हम पेमेंट टाइप को करंट और मोड को कैश देख सकते हैं। अब क्रेडिट बिल बनाते हैं। यहाँ हम क्रेडिट कॉलम के तहत बिल राशि देख सकते हैं और हम क्रेडिट बिलों के लिए कोई लेन देन नहीं करेंगे। हम बाईं ओर बकाया भी देख सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। हम यहाँ से बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास कर सकते हैं और हम देख सकते हैं ये बिल अपडेट किया गया है। क्रेडिट के तहत राशि हटा दी गई थी और अब यह बिल राशि के अंतर्गत आ गई है, और लेन देन के तहत हम प्रकार को क्रेडिट के रूप में देख सकते हैं क्योंकि यह शुरू में एक क्रेडिट बिल था और नकद के साथ भुगतान किया गया था। अब हम एडवांस पेमेंट करने का प्रयास करते हैं क्योंकि ग्राहक ने एडवांस पेमेंट कर दिया है। यह राशि ग्राहक के वॉलेट में जमा हो जाएगी और इस डिटेल को वॉलेट सेक्शन में हम देख सकते हैं। हम मोड और प्रकार और वॉलेट में मौजूद राशि भी देख सकते हैं। चलिए कार्ट में आते हैं और दूसरा बिल बनाते हैं। अब चूंकि इस ग्राहक के पास पहले से ही उसके वॉलेट में कुछ राशि मौजूद है इसलिए वह राशि स्वतः उपयोग होने वाली है। हम यहाँ वॉलेट राशि और शेष राशि यहाँ नकद क्षेत्र में देख सकते हैं। अब एक भुगतान जोड़ते हैं, फोन पे। मैं यहाँ कुछ राशि दर्ज कर रही हूँ और यहाँ इस नकद क्षेत्र में कुछ राशि क्रेडिट के रूप में बनाने देते हैं और बाकी को नकद क्षेत्र में रहने देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। आइए कस्टमर मॉड्यूल पर वापस जाएं। यहाँ हम लेटेस्ट बिल को देख सकते हैं। हम कुल बिल राशि और इस बिल की क्रेडिट राशि भी देख सकते हैं जिसका भुगतान किया जाना बाकी है, और लेन देन पर क्लिक करने पर हम उन सभी 3 अलग अलग तरीकों को देख सकते हैं जिनका हमने अभी भुगतान के लिए उपयोग किया है, वॉलेट, नकद और डिजिटल। अब एक बार जब हम ड्यू राशि का भुगतान कर देते हैं तो क्रेडिट के तहत यह 0 के रूप में दिखाई देगा और ट्रांजैक्शन में यह भुगतान चौथे रूप में जुड़ जाएगा, और वॉलेट टैब में हम देख सकते हैं कि कस्टमर वॉलेट में राशि का उपयोग किया जा रहा है जो भुगतान के तहत नेगेटिव में दिखाया गया है और शेष राशि 0 हो जाती है। आशा है कि इस कस्टमर मॉड्यूल में बिल्स और वॉलेट का यह अच्छा एक्सप्लेनेशन है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में सब कुछ देखने जा रहे हैं। यह टेबल जिसे हम देख पा रहे हैं उसमें उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची है जिनसे आप परचेस ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। हम उनके विवरण जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतान की जाने वाली राशि, जिस तारीख को वे बनाए गए थे और डिस्ट्रीब्यूटर का GSTN नंबर भी देख सकते हैं। बेहतर दृश्य के लिए हम इस बटन पर क्लिक करके इस टेबल को एक्सपैंड भी कर सकते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुल संख्या और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भुगतान की जाने वाली कुल ड्यू राशि भी देख सकते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके नाम या फिर फ़ोन नंबर से खोज सकते हैं। हमारे पास फिल्टर भी है जिन्हें टेबल पर लागू किया जा सकता है, अर्थात वितरकों को उनके नाम से असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग क्रम में सॉर्ट किया जा सकता है। हम
फ़ोन नंबर बढ़ते या फिर घटते क्रम में ड्यू राशि रीसेंट या पहले बनाए गए डिस्ट्रीब्यूटर को टॉप पर इस एरो पर क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं। अब यदि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करती हूँ तो मैं इस दूसरे सेक्शन में उस डिस्ट्रीब्यूटर की विस्तृत जानकारी देख पाऊंगी जो कि टेबल के ठीक नीचे मौजूद है। हम उनका नाम, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देख सकते हैं, कुल बकाया जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, और मैं इस पे बटन पर क्लिक करके तुरंत ही बकाया राशि का भुगतान कर सकती हूँ। वह राशि दर्ज करें जो कि हमें देनी है और इस टिक मार्क पर क्लिक करें। यह कुल ड्यू राशि के तहत भुगतान की जाने वाली शेष राशि को स्वचालित रूप से अपडेट कर देगा। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतान करने के लिए हमारे पास कोई बकाया नहीं है। इस प्रकार इस नाम के तहत कुल बकाया 0 है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस पेमेंट करने का विकल्प नहीं है। ड्यू राशि का भुगतान करते समय भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि ड्यू राशि के बराबर या उससे कम हो। यदि हम अधिक राशि दर्ज करने का प्रयास करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस समरी के तहत हम इस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। हम प्रति माह हमारे द्वारा की जाने वाली औसत खरीदारी देख सकते हैं। हमने उनसे अब तक कुल खरीदारी कितनी की है और प्रति माह औसत ऑर्डर राशि भी देख सकते हैं। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम इस डिस्ट्रीब्यूटर से कितनी खरीदारी करते हैं। हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है जो पिछले 3 महीनों में इस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी गई औसत राशि देता है। इसके ठीक आगे हमारे पास मात्रा के साथ इस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे गए टॉप 5 प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हम इस डिस्ट्रीब्यूटर से किस प्रकार के प्रोडक्ट्स सबसे अधिक खरीदते हैं। परचेस ऑर्डर के तहत हम अब तक किए गए सभी परचेस ऑर्डर्स की सूची देख सकते हैं। इसे महीने के हिसाब से देखा जा सकता है। हम तारीख, परचेस ऑर्डर की तारीख, पीओ आईडी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर हम परचेस ऑर्डर देख सकते हैं। हम सभी प्रोडक्ट्स की सूची और इसके विवरण जैसे पीओ आईडी, प्रोडक्ट का नाम, इसकी ऑर्डर की गई मात्रा और रिसीव की गई मात्रा देख सकते हैं। यूएम, एमआरपी और पीपी के अलावा हम इनवॉइस आईडी भी देख सकते हैं जो कि क्रिएट किए गए इनवॉइस के लिए उपलब्ध होगी। हम ऑर्डर राशि देख सकते हैं और पेंडिंग राशि में शेष राशि देख सकते हैं जिसे हमें भुगतान करना चाहिए, और स्टेटस ऑर्डर्ड दिया या प्राप्त किया गया विवरण भी देख सकते हैं। और ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने पर दिनांक, भुगतान आईडी, भुगतान प्रकार जो करंट है, मोड नगद, क्रेडिट, वॉलेट या डिजिटल विवरण और लेन देन राशि देख सकते हैं। इसके अलावा हम एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। हम उसका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर दर्ज कर सकते हैं यदि उसके पास है तो। वितरक का नाम, ईमेल आईडी, सेल्स पर्सन का नाम, जीएसटीएन नंबर आदि भी ऐड कर सकते हैं। हम उस फॉर्मेट को भी देख सकते हैं जिसमें जीएसटीएन नंबर दर्ज किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो पता करें और उसके विवरण को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि नया डिस्ट्रीब्यूटर टेबल में ऐड हो जाएगा। यदि हम डिस्ट्रीब्यूटर विवरण में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें उस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर क्लिक करना होगा और हम इस टेबल के नीचे उस डिस्ट्रीब्यूटर की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। हम केवल विवरण पर क्लिक कर सकते हैं और जो भी जानकारी बदलने की आवश्यकता है उसे एडिट कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। यदि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी कारण से डिसेबल करना चाहते हैं तो इस डिसेबल टॉगल बटन पर क्लिक करके ऐसा किया जा सकता है और इसे सेव कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि डिसेबल डिस्ट्रीब्यूटर नाम लाल रंग में दिखेगा और इस डिसेबल्ड डिस्ट्रीब्यूटर को परचेज कार्ट में टैग नहीं किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल के बारे में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम इन्वेंट्री से जुड़ी हर चीज़ देखने जा रहे हैं। इन्वेंट्री मॉड्यूल में हमारे पास 3 सेक्शन मौजूद हैं और हम इस वीडियो में माई स्टोर और जीडीबी सेक्शन को कवर करेंगे। माई स्टोर सेक्शन और कुछ नहीं बल्कि हमारे स्टोर इन्वेंट्री का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। हम एमआरपी, मात्रा, एसपी, पीपी, कैटेगरी, सब कैटेगरी जैसे विवरण के साथ सभी उत्पादों को देख सकते हैं, और यदि आप विस्तृत दृश्य देखना चाहते हैं और विवरण मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उत्पाद के बाईं ओर इस एरो पर क्लिक कर सकते हैं। नाम और हम किसी भी जानकारी को एडिट कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं।
यदि आप अपने स्टोर में कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो वह भी किया जा सकता है। GTP के माध्यम से सबसे आसान तरीका है, हम GTP सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ हमने अपने डेटाबेस में विवरण के साथ 1 लाख से अधिक प्रोडक्ट्स को प्रीलोड किया है ताकि रिटेलर उन्हें आसानी से अपने स्टोर में ऐड कर सकें। आपको बस उन प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है जिन्हें आप अपने स्टोर में ऐड करना चाहते हैं और वे ऐड हो जाएंगे। आइए इसे जांचें। माई स्टोर पर क्लिक करें और प्रोडक्ट का नाम या फिर बारकोड दर्ज करें जिसे हमें अभी ऐड किया है और एंटर पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऐड हो गया है। यहाँ अधिकांश विवरण पहले से भरे हुए हैं जैसे कि MRP, SP, कैटेगरी, सब कैटेगरी और इसी तरह मैं स्टॉक मात्रा को एडिट करना चाहती हूँ, इसलिए इस एरो पर क्लिक करें और स्टॉक मात्रा दर्ज करें। अन्य विवरण यदि कोई हो तो भी बदला जा सकता है और सेव पर क्लिक करना सुनिश्चित करें ताकि किए गए परिवर्तन सेव हो सकें। अब अगर मैं कुछ लूज प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती हूँ वह भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि मुझे वाटरमेलन ऐड करना है तो हमें चेक करना चाहिए कि मेरे स्टोर में पहले से कौन से फल हैं। हमारे पास शीर्ष पर फिल्टर है। हम कैटेगरी और सब कैटेगरी चुन सकते हैं और उस प्रकार के संबंधित प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। आइए कैटेगरी को स्टेपल के रूप में चुनें और सब कैटेगरी को फ्रूट्स, वेजीज एंड एग्स के रूप में चुनें। अब मैं चयनित उपश्रेणी के सभी प्रोडक्ट्स को देख सकती हूँ। वाटरमेलन इस सूची में नहीं है तो मैं बस इस ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकती हूँ और एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जहाँ हम नए लूज प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम बारकोड नंबर दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा यह प्रोडक्ट सेव किए जाने के बाद स्वतः जनरेट हो जाएगा। आइए प्रोडक्ट का नाम फ्रेश लोकल वाटरमेलन के रूप में दर्ज करें। वाटरमेलन के रूप में शॉर्ट नेम, यहाँ कैटेगरी को स्टेपल और सब कैटेगरी को फ्रूट्स, वेजीज एंड एग्स के रूप में दर्ज कर देते हैं। आइए खरीद मूल्य ऐड करें, MRP, UOM, स्टॉक मात्रा, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट। और यहाँ हमारे पास 3 अलग अलग SP मौजूद हैं जिनका उपयोग हम ग्राहकों के प्रकार के आधार पर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 20 के रूप में SP1 हो सकता है जो कि नए ग्राहकों के लिए MRP के समान है। नियमित ग्राहकों के लिए SP2, 19 के रूप में आपकी पसंद के अनुसार थोक खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए 18 के रूप में SP3 हो सकता है। MBQ इसका मतलब है मिनिमम बेस क्वांटिटी। मान लें कि यह 10 है। अगला आरोपी है जो कि रीऑर्डरिंग पॉइंट है, इसे 5 रख दें। क्विक ऐड इनेबल किया जा सकता है यदि हम चाहते हैं कि यह क्विक ऐड में दिखाई दे। यदि आवश्यक हो तो हम HSN कोड ऐड कर सकते हैं और GST दर, सेस दर चुन सकते हैं। और यदि हम इस प्रोडक्ट के लिए एक पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो हम या तो इस कैमरा विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं और एक तस्वीर खींच सकते हैं या हम इसे अपने सिस्टम से इस तरह अपलोड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। यह नया प्रोडक्ट अब हमारे स्टोर में ऐड हो जाएगा। हमने अपने स्टोर में GTP प्रोडक्ट्स और लूज प्रोडक्ट्स को ऐड करने का तरीका देखा। अब देखते हैं कि विभिन्न बैचों को कैसे ऐड किया जाता है। यह काफ़ी आसान है। आमतौर पर अलग अलग बैच और कुछ नहीं बल्कि एक ही बारकोड वाले उत्पाद होते हैं जिनमें अलग अलग MRP होती है। तो चलिए एक प्रोडक्ट चुनते हैं। मैं नूडल्स की खोज कर रही हूँ। यहाँ मैगी नूडल्स के लिए एरो पर क्लिक करें। इस पिक्चर के ठीक नीचे हमारे पास एक विकल्प है जो कि ऐड और एडिट बैच है। उस पर क्लिक करें और एक पॉपअप विंडो दिखाई देती है। ऐड न्यू बैच पर क्लिक करें। नए बैच के लिए सभी विवरण दर्ज करें और एक्सपायरी डेट दर्ज करें और इस बैच को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। हम इस लाल चिन्ह को प्रोडक्ट इमेज के शीर्ष पर देख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के कई बैच हैं और यह अतिरिक्त बैचों की संख्या भी बताता है। मैगी के लिए यह 1 के रूप में दिखाता है। मैगी आटा नूडल्स के लिए हमारे पास 2 बैच हैं। अब कार्ट पर आते हैं और इस प्रोडक्ट को ऐड करने का प्रयास करते हैं। जब भी कई बैच वाले प्रोडक्ट को खोजा या फिर स्कैन किया जाता है तो बिलिंग करते समय यह डायलॉग बॉक्स हमें आवश्यक बैच का चयन करने के लिए ओपन हो जाता है। हम बस
उसमें प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और वह बैच कार्ट में ऐड कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम बैच को डिसेबल भी कर सकते हैं। आइए एडिट बैच पर क्लिक करें और इस बॉक्स को डिसेबल के तहत चेक करें और सेव पर क्लिक करना ना भूलें। यदि हम सेव नहीं करते हैं तो परिवर्तन सेव नहीं होंगे। ये सब इन्वेंट्री की कार्यक्षमता है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम परचेस कार्ट यानी कि परचेस ऑर्डर देने से लेकर चालान बनाने तक की पूरी कार्यक्षमता देखने जा रहे हैं। इन्वेंट्री के तहत तीसरा सेक्शन परचेस सेक्शन है। परचेस ऑर्डर बनाने या फिर चालान बनाने जैसी किसी भी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर टैग करना होगा। आप केवल उनका नाम दर्ज करके एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड कर सकते हैं और एंटर पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है और हमें केवल विवरण भरना है और सेव पर क्लिक कर देना है। अब चूंकि वह एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रोडक्ट का सजेशन नहीं दिखाई देगा। हम किसी मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर को टैग करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर 1। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर दिख रहा है और उसे कितनी ड्यू राशि मुझे भुगतान करनी है वो भी मैं देख सकती हूँ। इसके नीचे सजेशन विकल्प इनेबल्ड है जो बाईं ओर सजेशन पैनल दिखाता है। यदि हम इसे डिसेबल करते हैं तो यह चला जाएगा। अब इस सजेशन पैनल में 2 सेक्शन हैं। एक सप्लायर मास्टर है, यहाँ हमारे पास 3 फिल्टर हैं। अगर मैं ऑल आइटम्स पर क्लिक करती हूँ तो हम इस डिस्ट्रीब्यूटर से सबसे अधिक बार खरीदी जाने वाली वस्तुओं को देख सकते हैं। मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बगल में इस आइकन पर क्लिक कर सकती हूँ और इसे अपनी परचेस कार्ट में ऐड कर सकती हूँ। यह आउट ऑफ स्टॉक फिल्टर उन वस्तुओं की सूची देता है जो कि स्टॉक से बाहर है, जिन्हें इस विशेष डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा गया है। इसी तरह लो स्टॉक फिल्टर इस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे गए प्रोडक्ट्स की सूची देगा जो कि MPQ से कम है। यह सप्लायर मास्टर हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के अनुरूप सुझाव देता है, लेकिन यह इन्वेंट्री यह हमें हमारे स्टोर के उन सभी प्रोडक्ट्स की सूची देती है जो कि स्टॉक में नहीं है या फिर स्टॉक में कम है। इसलिए हम उन सभी प्रोडक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं जो कि स्टॉक से बाहर हो गए हैं और उन्हें पुनः स्टॉक कर सकते हैं। और यह लो स्टॉक फिल्टर हमें अपनी इन्वेंट्री में स्टॉक इन्वर्ट करने में मदद करता है। यह सुझाव बहुत मददगार होगा क्योंकि इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। यदि हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं जो कि ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके भी किया जा सकता है, हम प्रोडक्ट के सभी विवरण भर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट हमारे माई स्टोर के साथ साथ हमारे कार्ट में भी ऐड हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से ये जो एक्शन यहाँ सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से जो एक्शन यहाँ सेट किया गया है वह क्रिएट अ न्यू परचेस ऑर्डर है और यही हम अभी कर रहे हैं। मैं इस विशेष डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक नया परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रही हूँ। हम ऑर्डर क्वांटिटी बदल सकते हैं। यदि आप प्रक्रिया को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आप इस रीसेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। इस परचेस ऑर्डर को सेव कर लेते हैं। अब सेलेक्ट एक्शन पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ विभिन्न विकल्प देख सकते हैं। पहला एक नया परचेस ऑर्डर क्रिएट करने का, हमने अभी वही किया है। परचेस ऑर्डर पर क्लिक करके हम इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाए गए सभी परचेस ऑर्डर्स की सूची देख सकते हैं। हम महीने के हिसाब से ऑर्डर देख सकते हैं। एक्शन के तहत हमारे पास 2 विकल्प मौजूद हैं। यदि आप परचेस ऑर्डर डिलीट करना चाहते हैं तो आप बस क्रॉस पर क्लिक कर सकते हैं और परचेस ऑर्डर को डिलीट करने के लिए ओके पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप इस परचेस ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस पेंसिल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और यह परचेस ऑर्डर हमारे कार्ट पर खुल जाएगा। यहाँ हम ऑर्डर की मात्रा में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट को हटा भी सकते हैं या फिर एक नया प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा परचेस ऑर्डर डिलीवरी हो गया है तो मुझे इसके लिए एक चालान बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए सेलेक्ट एक्शन पर क्लिक करें। कन्वर्ट परचेस ऑर्डर टू इनवॉइस चुनें। यहाँ हम सभी परचेस ऑर्डर्स की सूची देख सकते हैं। डिलीवर होने वाले परचेस ऑर्डर पर क्लिक करें, पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और हमारे कार्ट में हम MRP, PP, SP डिस्काउंट को एडिट कर सकते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूटर ने लाइन आइटम के लिए डिस्काउंट प्रदान किया है, एक्सपायरी डेट दर्ज करें, रिसीव्ड क्वांटिटी दर्ज करें। यह ऑर्डर्ड क्वांटिटी से कम भी हो सकती है यदि कोई डिफेक्टेड वस्तुएं हैं और आप उन्हें नहीं लेना चाहते हैं। चेकआउट स्क्रीन पर आकर हम डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रदान की जाने वाली
बिल छूट राशि भी दर्ज कर सकते हैं, चाहे वह जीएसटी इंक्लूसिव हो या फिर जीएसटी एक्सक्लूसिव, और वह राशि जिसे आप भुगतान करना चाहते हैं, चाहे वह नगद बिल हो या फिर क्रेडिट बिल, या आप कुछ डिफरेंट मोड्स के द्वारा भुगतान ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनवॉइस में कन्वर्ट करने पर क्लिक करें और इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। हम अपने माई स्टोर पर जा सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स की स्टॉक मात्रा की जांच कर सकते हैं जिनके लिए हमने अभी चालान बनाया है, और हम देख सकते हैं कि यह स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी। अब अगर आप मौजूदा इनवॉइस में बदलाव करना चाहते हैं तो सेलेक्ट एक्शन पर क्लिक करें, एडिट एग्जिस्टिंग इनवॉइस ऑप्शन चुनें। दाईं ओर हम मई महीने के लिए किए गए सभी इनवॉइस की सूची देख सकते हैं। इनवॉइस आईडी 42 के लिए एक्शन डिसेबल्ड है क्योंकि यह चालान एक क्रेडिट बिल है और मैंने उस चालान के लिए अपनी बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है। इसलिए जब तक मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इस चालान को एडिट नहीं कर सकती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल पर चलते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर का चयन करते हैं, उस चालान आईडी की खोज करते हैं और हम यहाँ पेंडिंग राशि के तहत और कुल बकाया राशि के तहत भुगतान की जाने वाली राशि देख सकते हैं। चलिए राशि का भुगतान करें और अब परचेस कार्ड पर वापस आकर हम देख सकते हैं कि इस चालान आईडी 42 के लिए एडिट विकल्प इनेबल्ड है। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और एमआरपी, एसपी, पीपी, छूट, एक्सपायरी तिथि और रिसीव्ड क्वांटिटी जैसे किसी भी विवरण को बदल सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 2 डिफेक्टेड वस्तुएं मिली हैं, इसलिए मैं इसे रिटर्न करना चाहती हूँ। इसलिए हम केवल मात्रा दर्ज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से हमें जो भी राशि मिलनी चाहिए वह यहाँ चेंज फील्ड में है और हम सेव पर क्लिक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस नंबर दर्ज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर परचेस ऑर्डर की तारीख भी बदल सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। आप परचेस ऑर्डर बढ़ाए बिना सीधे चालान भी बना सकते हैं। सिलेक्ट एक्शन पर क्लिक करें और क्रिएट न्यू इनवॉइस पर क्लिक करें। आइए कुछ प्रोडक्ट्स जोड़ें। चूँकि मैं सीधे चालान बना रही हूँ, इसलिए मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त एमआरपी, एसपी को बदल सकती हूँ और रिसीव्ड क्वांटिटी को भी दर्ज कर देती हूँ। चेकआउट स्क्रीन पर आकर आवश्यक विवरण दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस आईडी दर्ज करें और यदि आवश्यक हो तो पीओ डेट दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें। अब हम एक डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं जिसमें लिखा है हमने इस उत्पाद के लिए दरों में बदलाव किया है, यानी कि हमारे स्टोर में पहले से ही एक ही बारकोड और नाम वाला एक उत्पाद मौजूद है जिसमें एक अलग एमआरपी और एसपी है। क्रिएट न्यू बैच पर क्लिक करने पर हमारे पास नए एमआरपी और एसपी के साथ एक नया बैच एडअप हो जाएगा। अपडेट डिफॉल्ट पर क्लिक करने पर हमारा पुराना उत्पाद एमआरपी और एसपी वर्तमान में बदल जाएगा। मैं एक नया बैच बना रही हूँ और चालान सेव हो जाएगा। हम परचेस ऑर्डर इनवॉइस बनाकर अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक का उचित ट्रैक रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक की मात्रा हमारी इन्वेंट्री में स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम पुश ऑफर मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे। यह उन महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है जिसके साथ हम अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर सकते हैं। ग्राहकों को ऑफर संदेश भेजना और ऑफर के बारे में उन्हें उत्साहित करना बिक्री बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। आइए चर्चा करें कि अपने ग्राहकों को किस प्रकार के संदेश भेजे जा सकते हैं। पहला सेक्शन स्टोर वाइड ऑफर है। इस सेक्शन से आप अपने स्टोर में सभी प्रोडक्ट्स पर ऑफर दे सकते हैं। आपको केवल प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि दर्ज करनी है जब तक कि ऑफर मान्य रहेगा, और छूट प्रकार में मूल्य या फिर प्रतिशत का चयन करें और राशि दर्ज करें और एक ऑफर मैसेज स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। दाईं ओर आप कुछ ग्राहकों का चयन कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि ऑफर संदेश केवल आपकी पसंद के अनुसार विशिष्ट ग्राहकों को ही भेजा जाए, या यदि आप सभी ग्राहकों को ऑफर संदेश भेजना चाहते हैं तो हमें बस सेंड टू ऑल कस्टमर्स पर क्लिक करना होगा और पुश ऑफर पर क्लिक करें और ऑफर का विवरण ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। दूसरा सेक्शन स्पेशल ऑफर है। इससे हम प्रोडक्ट वाइड ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हैं। बस छूट प्रतिशत दर्ज करें व अवधि दर्ज करें जिसमें ऑफर मान्य होगा, अर्थात आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि। उत्पाद की खोज करें और कोई भी प्रोडक्ट चुनें जिसे आप ऑफर पर रखना चाहते हैं, और यहाँ नीचे मैसेज ऑटो जनरेट हो जाएगा और मैं ऑफर की वैधता के साथ प्रोडक्ट के नाम और उसके छूट प्रतिशत को देख पाऊंगी। कुछ ग्राहकों का चयन करके या फिर सभी ग्राहकों को चुनकर हम ऑफर को सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार हम आसानी से ऑफर संदेश उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें अपने ग्राहकों तक प्रसारित कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स देखेंगे।
जीएसटी समरी रिपोर्ट में आप रेगुलर जीएसटी और कंपोजिट जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हैं। आप केवल उस तिथि सीमा का चयन कर सकते हैं जिसके लिए आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। नियमित जीएसटी में अलग से सेल्स रिपोर्ट और परचेस रिपोर्ट अनुभाग है और बिक्री रिपोर्ट देखने के लिए आप बस प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कंपोजिट जीएसटी में आपको पहले समग्र जीएसटी प्रतिशत निर्दिष्ट करना होगा और फिर प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। रिपोर्ट को सेव करने के लिए आप सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से आपके द्वारा सेव की गई सभी रिपोर्ट्स डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएंगी। जीएसटी समरी में आपकी जानकारी के लिए आप केवल इनवॉइस अर्थात पक्के बिल्स की रिपोर्ट देख पाएंगे। जीएसटी R3B रिपोर्ट में आप इनवॉइस और मेमो बिल के लिए रिपोर्ट प्रीव्यू कर सकते हैं और आपके पास आसानी से रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने का भी प्रावधान मौजूद है। आप सेल्स और परचेज दोनों बिल के लिए जीएसटी संयुक्त रिपोर्ट प्रीव्यू कर सकते हैं और आपके पास इसे मेमो के साथ साथ इनवॉइस बिल के लिए भी देखने का प्रावधान मौजूद है और आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट में आप इनवॉइस और मेमो बिल दोनों के लिए रिपोर्ट को प्रीव्यू और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप कुल संख्या देख सकते हैं, बिल ग्राहकों के नाम और इनवॉइस के विवरण के साथ। सेल्स समरी रिपोर्ट में आप अपने स्टोर में हुई सभी प्रोडक्ट लेवल सेल्स के रिपोर्ट को प्रीव्यू और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इनवॉइस या मेमो बिल के लिए रिपोर्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। परचेस रिपोर्ट में आप सप्लायर और परचेस विवरण के साथ अपने स्टोर में किए गए सभी खरीद चालानों के लिए रिपोर्ट को प्रीव्यू और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में आप उन उत्पादों के सभी स्टॉक के लिए रिपोर्ट प्रीव्यू और एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें आप माई स्टोर में मेंटेन कर रहे हैं। HSN रिपोर्ट में आप अपने स्टोर में किए जा रहे सभी सोल्ड आउट और परचेज प्रोडक्ट्स के लिए रिपोर्ट को प्रीव्यू और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सभी सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स के लिए आप आउटवर्ड HSN में रिपोर्ट देख सकते हैं और सभी परचेज प्रोडक्ट्स के लिए आप इनवर्ड HSN में रिपोर्ट देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम जनरल सेटिंग्स के बारे में देखने जा रहे हैं। यदि हम कोई कैड में लूज प्रोडक्ट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो हम इस विकल्प को इनेबल कर सकते हैं। अगला रेस्ट्रिक्ट जीरो स्टॉक बिलिंग है। यदि यह विकल्प डिसेबल्ड है तो हमें कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करने की अनुमति होगी जो स्टॉक में नहीं है या फिर स्टॉक में नेगेटिव है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने अभी कार्ट में ऐड किया है, लेकिन इसे इनेबल करने पर इस प्रोडक्ट को ऐड करने का प्रयास करने के बाद पर्याप्त स्टॉक अलर्ट प्रदर्शित होगा और यह उत्पाद कार्ट में ऐड नहीं हो पाएगा। रिटेलर की सुविधा के अनुसार इस विकल्प को इनेबल या फिर डिसेबल किया जा सकता है। अगला अपडेट SP फ्रॉम सेल्स कार्ट है। आमतौर पर जब हमें किसी भी प्रोडक्ट विवरण को मॉडिफाई करना होता है तो ऐसा करने के लिए सूची में जाना पड़ता है, लेकिन इस ऑप्शन को इनेबल करके हम उस ऑपरेशन को कार्ट से ही कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखिए। मैंने इस विशेष प्रोडक्ट को ऐड किया है। हम देख सकते हैं कि इसकी MRP SP 0 है। माई स्टोर सेक्शन में उत्पादों को ऐड करने के दौरान ग्राहकों ने विवरण बदलने के पहले से ही आना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं कार्ट के अनुसार रेट बदल रही हूँ और बिल बना रही हूँ। लेकिन जब मैं उस प्रोडक्ट को दोबारा जोड़ती हूँ तो मैं पहले किए गए मॉडिफिकेशन को देखने में सक्षम नहीं हूँ। यह अभी भी 0 है। समय बचाने के लिए हम सेल्स कार्ट से इस मॉडिफाइड SP को आसानी से सेव कर सकते हैं। अब जब मैं मॉडिफिकेशन करती हूँ और बिल को सेव करती हूँ तो यह अगली बार प्रोडक्ट ऐड करते समय दिखाई देगा। सेल्स कार्ट से MRP अपडेशन पिछले वाले के ही समान है। एक बार जब हम MRP बदल देते हैं और बिल सेव कर लेते हैं तो अगली बार जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप परिवर्तनों को रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अगला विकल्प लॉक प्राइस चेंज है। कुछ स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां स्टोर के रिटेलर को बाहर कुछ काम करने पड़ते हैं और कुछ स्टोर बॉय इस बीच बिलिंग संभालते हैं। इस विकल्प को सक्षम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्टोर बॉय कीमतों में बदलाव नहीं कर पाए। ऐसा करके हम किसी भी तरह की गड़बड़ी को होने से रोक सकते हैं। अगले बहुत ही सरल है। इसे सक्षम करने से कार्ट में हमारा इनवॉइस विकल्प हमेशा ही चालू रहेगा और अगर हम इसे कुछ के लिए डिसेबल करना चाहते हैं तो भी हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इनवॉइस या मेमो विकल्प को बदलने में सक्षम न हो तो हम बस इस सेटिंग को सक्षम कर सकते हैं और यहाँ हम क्लिक करने पर देख सकते हैं यह डिसेबल नहीं हो रहा है। इस ऑलवेज प्रिंट सेटिंग को सक्षम करने से हमारे कार्ट में प्रिंट विकल्प हमेशा सक्षम रहेगा और जब भी आवश्यकता हो उसे डिसेबल किया जा सकता है। इन दो सेटिंग्स पर क्लिक करने पर SMS और ईमेल विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें निष्क्रिय भी किया जा सकता है।
ज़रूरत पड़ने पर हम रिटेलर नंबर और FSSI नंबर दर्ज कर सकते हैं और इन 2 नंबरों को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम यह देखने जा रहे हैं कि पिन लॉक का उपयोग करके अपनी इन्वेंट्री और सेटिंग्स को कैसे सुरक्षित किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वेंट्री हमारे स्टोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसे सुरक्षित करने के लिए आपको बस अपनी पसंद का कोई भी पिन डालना होगा। यह संख्या या अक्षर या विशेष वर्ण या इन सभी का संयोजन हो सकता है, लेकिन यह कम से कम 4 वर्ण लंबा होना चाहिए। आइए ABC at 1 2 3 दर्ज करें, इसे फिर से दर्ज करें और सबमिट करें। अब जब भी हम इन्वेंट्री और सेटिंग्स में आएंगे तो यह पासवर्ड मांगेगा। इसके द्वारा हम इन 2 मॉड्यूल्स की एक्सेस को प्रबंधित कर सकते हैं। पिन बदलने के लिए यहाँ पुराना पासवर्ड डालें और चेंज पिन चुनें। अब यहाँ आप नया पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। अगर आप पिन हटाना भी चाहते हैं तो पिन डालें और पिन को हटाने के लिए डिलीट पर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप हमारे सिस्टम में क्लाउड सिंक प्रावधान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा और फिर डेटाबेस बैकअप में जाना होगा, जहां से आप उस फोल्डर का चयन कर सकते हैं जिसमें आप बैकअप को स्टोर करना चाहते हैं और उसे चुनने के बाद आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हैमबर्गर से आप क्लाउड सिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपलोड ऑल पर क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+U का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह आप अपने डेटा को फोर्स सिंक कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि पेंडिंग आइटम कॉलम में सिंक टाइप हर चीज के लिए 0 हो। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कैसे कर सकते हैं या अपना समय बचाने के लिए केवल F1 दबाएं। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं आप बिलिंग कार्ड स्क्रीन देख पाएंगे और स्क्रीन के नीचे एक कीबोर्ड शॉर्टकट बटन है, जिस पर क्लिक करने पर आप बिलिंग कार्ड स्क्रीन से संबंधित सभी कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हैं। इसी तरह यदि आप रिटर्न कार्ड में नेविगेट करते हैं तो आप रिटर्न कार्ड के अनुरूप कीबोर्ड शॉर्टकट स्क्रीन के अंतर्गत सभी शॉर्टकट देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट हैं वह स्क्रीन से स्क्रीन पर बदल जाते हैं। अब यदि आप बिल में जाते हैं तो आप बिल स्क्रीन से संबंधित कीबोर्ड शॉर्टकट देख पाएंगे। इसी तरह आप कस्टमर्स, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पुश ऑफर, रिपोर्ट, क्लाउड सिंक और सेटिंग्स में सभी कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हैं।